हेलो दोस्तों, मैं अजय जखराना। हम हरियाणा डीएलएड के लिए जेबीटी के लिए प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। आज जो पहला प्रश्न पत्र है आपका फर्स्ट ईयर का, उसका एक क्वेश्चन है आपके बीच में, और ये क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे और फिर उसका आंसर कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे। विकास के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर है। क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित कीजिए, परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन कीजिए कि विकास क्या होता है। विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इस प्रश्न में ये समझाना है विकास क्या है। ये हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में भी विकास के अर्थ को समझा था, विकास और अभिवृद्धि के अंतर को भी समझा था। उसके अलावा फिर पता है इस विकास की जो प्रक्रिया है बाल विकास को, उनको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस पे इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित इसको करते हैं। विकास शब्द उन्नति से संबंधित है। विकास अपन समझते हैं, अपन कहते हैं भाई इस देश का विकास हो गया, तो देश के विकास में क्या है, उन्नति होती है देश की, उसी को विकास कैसे है। इसी बाल विकास से संबंधित बात करेंगे तो बालक के शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसके सामाजिक गुणों में, उसकी नैतिकता में, उसके संवेगों में क्या परिवर्तन हुए हैं, और वो परिवर्तन पॉजिटिव होने चाहिए। तो इन्हें शरीर में, मस्तिष्क में होने वाली उन्नति को हम क्या कहेंगे, विकास। विकास शब्द से उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। यानी परिवर्तन तो होंगे, लेकिन वो परिवर्तन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, उन्नति वाले होंगे। ऐसा नहीं कि अवनति वाले होंगे। उन्नति की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों को हम विकास में शामिल करेंगे। तब व्यक्ति को परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं कि शरीर में, मस्तिष्क में व्यक्ति के, तो ये परिवर्तन उसे परिपक्वता की ओर लेकर जाते हैं। मानव के आकार, संरचना एवं कार्य क्षमता में होने वाले गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। बेटा इसमें मैं ज़्यादा विस्तार से बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पिछले ही आप क्लास देखेंगे, उसमें विकास को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। तो देखिए, मानव के, मैंने कहा था विकास में कि जो व्यक्ति है उसके शरीर में और मस्तिष्क में, मुख्य रूप से दो ले लेते हैं, शरीर में और मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन मात्रात्मक भी होंगे और गुणात्मक भी होंगे। और ये परिवर्तन जो मात्रात्मक गुणात्मक होंगे, इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, और इससे व्यक्ति के जो परिवर्तन हुए हैं ये सकारात्मक है, उसे उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। तो देखिए यहाँ कि हम मानव के आकार यानी शरीर, संरचना यानी बनावट, और कार्य क्षमता में होने वाले गुणात्मक, कैसे, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन विकास कहलाते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की कार्य कुशलता, मैंने कहा था कार्य कुशलता में सुधार होता है। इस प्रकार विकास को परिपक्वता की एक निरंतर प्रक्रिया मान जाता है। इस प्रकार से विकास क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। अधिकांश शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर आधारित होता है। इसी कारण वृद्धि और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ठीक है ना भाई, ज्यादातर विकास किस पे आधारित है, शारीरिक वृद्धि। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, माँ डिलीवर करती है, छोटा सा होता है, धीरे 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 बहुत तेजी से वो बढ़ता चला जाता है, शरीर में उसकी वृद्धि होती है, तो शारीरिक वृद्धि को हम विकास मान लेते हैं। इसी कारण वृद्धि और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कई बार दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए कर लिया जाता है, बल्कि ये सही नहीं है। विकास और वृद्धि अलग अलग हैं। जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो डेवलपमेंट यानी विकास का एक पार्ट होता है। चर्चिल, टेलफोर्ड और सॉरी के अनुसार विकास उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा निषेचित अंड से एक परिपक्व एवं कार्यशील व्यक्ति का निर्माण होता है।
यानी जब निषेचित अंड होता है उससे एक कार्यशील व्यक्ति का रूप लिया जाता है, वो एक विकास की साधारण प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है। हरलोक के अनुसार विकास केवल वृद्धि तक सीमित नहीं है। ध्यान रखना, हरलोक ने भी कहा है विकास केवल वृद्धि तक भी सीमित नहीं है, वृद्धि के अतिरिक्त भी, क्योंकि वृद्धि का संबंध किससे है? शरीर के अंगों को बढ़ना, शरीर के अंगों में परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है, और मानसिक शक्तियों में परिवर्तन और शरीर के अंगों में होने वाली परिवर्तन, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? विकास। तो वृद्धि से तक सीमित नहीं है विकास, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर होने वाले परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। यानी परिपक्वता की ओर ले जाने वाले सभी परिवर्तनों की श्रृंखला को इसमें शामिल किया जाता है। हरलोक ने दूसरी परिभाषा और दी विकास की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं, नई योग्यताओं का उदय होता है। विकास के कारण व्यक्ति में नई योग्यताएं आ जाती हैं, नई विशेषताएं आ जाती हैं। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है तथा इसकी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास की पद्धति निश्चित होती है, मैंने कहा विकास का एक क्रम होता है, विकास की एक दिशा होती है, और दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है, इन्हें सामान्य से विशेष की ओर। हमने पिछली क्लास में बात की थी। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है। हाँ, ग्रोथ है वो एक एज में आकर रुक जाती है, किशोरावस्था के एंड में या प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में आकर विकास के निवृद्धि की गति बहुत धीमी हो जाती है और एक प्रकार से वो रुक जाती है। बल्कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। विकास पूरे जीवन चलता रहता है। शरीर के आकार में जो परिवर्तन होना था, शरीर की लंबाई, हाइट वगैरह, वो एक समय पे आके रुक जाती है, लेकिन मानसिक शक्तियों में परिवर्तन आजीवन होता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विकास आजीवन होता रहता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग उन सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किया जाता है। किन परिवर्तनों के लिए? उन सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किया जाता है जिनसे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता तब व्यवहार में प्रगति होती है। बहुत अच्छी बात कह दी। विकास में हम उन सभी परिवर्तनों को शामिल करेंगे जिन परिवर्तनों की वजह से व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और उसके व्यवहार में प्रगति होती है। केवल शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ही शामिल नहीं करेंगे, शरीर के अंगों में बढ़ोतरी होने वाले परिवर्तन को शामिल नहीं करेंगे, उनको भी शामिल करना है। उनके अलावा और दूसरे परिवर्तनों को भी शामिल करना है जिससे व्यक्ति की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और उसके व्यवहार में प्रगति होती हो। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक। मैंने कहा वृद्धि क्या होती है? संकुचित होती है, विकास का एक पार्ट होती है, विकास का एक हिस्सा होती है। तो व्यापक कौन हो जाएगा? विकास, क्योंकि विकास के विस्तृत अर्थ में वृद्धि भी सम्मिलित होती है। जब हम विकास की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि भी शामिल होती है। विकास मुख्यतः गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता था। मैंने कहा वृद्धि का संबंध किससे है? मात्रात्मक परिवर्तनों से है, और विकास का संबंध मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से है, लेकिन मुख्यतः किससे संबंध है इसका? गुणात्मक परिवर्तनों से संबंध है। विकास मुख्यतः गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जितने भी परिवर्तन होते हैं, संपूर्ण परिवर्तन होते हैं, उन संपूर्ण परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विकास करता है, चाहे वे परिवर्तन शारीरिक हो। हाँ देखिए, वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तनों से है। अब विकास में शारीरिक परिवर्तन भी होंगे, सामाजिक परिवर्तन भी होंगे, संवेगात्मक परिवर्तन भी होंगे, मानसिक या बौद्धिक परिवर्तन भी होंगे। इन सब प्रकार के परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है, और यही क्या है? व्यक्तित्व के अंग हैं। तो व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन वृद्धि एक
निश्चित समय पे जाकर एक निश्चित आयु में 18-20 साल की आयु में जाकर रुक जाती है। शरीर का जो आकार यानी लंबाई होनी होती है वो हो चुकी होती है, तो वृद्धि एक एज में जाकर रुक जाती है और विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी विकास की जो प्रक्रिया है, शरीर में होने वाले परिवर्तन, सामाजिकता में होने वाले परिवर्तन, नैतिकता में होने वाले परिवर्तन, संवेगों में होने वाले परिवर्तन और मानसिक यानी बौद्धिक परिवर्तन जो होते हैं, इन परिवर्तनों के ऊपर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं, उन्हें ही हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, इनको दो श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं मुख्य रूप से। विकास के आनुवांशिक या वंशानुक्रमित कारक, जेनेटिक फैक्टर, यानी कुछ कारक ऐसे हैं जो वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं, माता पिता दादा दादी से मिलने वाले जिन्स पर आधारित होते हैं, जेनेटिक कारक होते हैं, उनकी बात करेंगे। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वातावरणीय कारक होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वातावरण संबंधी कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हमने जितने भी कारक थे उनको मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट लिया। एक तो भाई वंशानुक्रम पर आधारित कारक और एक बाल्य वातावरण से संबंधित कारक। इनके अतिरिक्त बालक के शारीरिक विकास, व्यवहार तथा अभिव्यक्तियों के निर्माण में दो पृथक किंतु परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। इन दो कारकों के अलावा भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बालक के शारीरिक विकास और उसके व्यवहार और उसकी अभिव्यक्तियों यानी उसकी धारणाओं के निर्माण में दो अलग सी प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रियाएं आपस में क्या हैं, संबंधित हैं। एक तो है परिपक्वता और अधिगम, सीखना। ये दो कारक तो थे ही, इनके अतिरिक्त बालक का व्यवहार कैसा होगा, बालक का शरीर का विकास किस प्रकार से होगा और उसकी अभिव्यक्तियों का निर्माण किस प्रकार से होगा, उसमें दो प्रक्रियाएं और शामिल होती हैं। वो प्रक्रियाएं हैं, एक तो प्रक्रिया है सीखना, अधिगम, और एक है परिपक्वता, और ये आपस में कहीं ना कहीं संबंधित होती हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलो इसको विस्तार से बातचीत करेंगे। विकास के आनुवांशिक कारक, जेनेटिक फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट, रंग रूप, कदकाठी तथा मानसिक योग्यताओं की दृष्टि से अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। हर व्यक्ति अपनी शरीर की बनावट, रंग रूप, लंबाई चौड़ाई है, कदकाठी, इस मामले में और मानसिक शक्तियों के मामले में हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। अद्वितीय यूनिक यानी अलग होता है, सबसे हटकर होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उससे मिलने वाले जीन्स। यहां तक भी आप सोचिए, एक ही माता पिता के 2-3 बच्चे हैं, वो भी शरीर कदकाठी में बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, मानसिक शक्तियों के मामले में एक समान नहीं होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? वो जीन्स है, अद्वितीय होता है। यह भिन्नता मुख्यतः वंशानुक्रम के नियमों पर, क्योंकि वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, जेनेटिक कुछ रूल्स हैं, उसके कारण ये भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जो गर्भाधान के समय से ही क्रियाशील हो जाते हैं। और ये वंशानुक्रम के नियम किस पर कब शुरू हो जाते हैं? जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है उसी समय से ये वंशानुक्रम के नियम क्रियाशील हो जाते हैं। इसी समय से व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही वंशानुक्रम के नियम शुरू हो जाते हैं उसी से व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का रंग रूप, आकार, नक्श, कदकाठी और सोचने समझने की क्षमता और मानसिक योग्यताओं में भिन्नता देखने को मिलती है। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, और इस व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण है वंशानुक्रम के नियम। आनुवांशिक कारकों, आनुवांशिक कारक बोल दो, चाहे उन्हें आप वंशानुक्रम के नियम बोल दो। आनुवांशिक कारकों के अंतर्गत यह वर्णन किया जाता है कि बालक अपने पूर्वजों से वंशानुक्रम
द्वारा क्या प्राप्त करता है। वंशानुक्रम के कारक हमें ये बताते हैं कि बालक अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ गुण ग्रहण करता है या वंशानुक्रम के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करता है, तथा ये कारक उसके विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। और इसमें हमें ये भी समझना होता है कि वंशानुक्रम से, यानी कि माता पिता से या अपने दादा दादी से, नाना नानी से, पूर्वजों से बालक क्या प्राप्त करता है और जो बालक ने प्राप्त किया है वो उसके विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, उन्हें कहते हैं वंशानुक्रम के कारक। वंशानुक्रम एक अचर एवं स्थायी तत्व है। जो वंशानुक्रम है वो अचर है और स्थायी है, जो गर्भाधान के समय स्थापित हो जाता है। जो वंशानुक्रम है वो गर्भधारण के समय स्थापित हो जाता है। व्यक्ति के आनुवांशिक गठन, यानी आनुवांशिक गठन में निहित आंतरिक शक्तियां ही उसका वंशानुक्रम बनाती हैं। यानी जब व्यक्ति का आनुवांशिक गठन होता है और उसमें आंतरिक जो शक्तियां होती हैं वही उसका वंशानुक्रम बनाती हैं। माता पिता के माध्यम से व्यक्ति को अपने पूर्वजों से जो अंतर्निहित गुण प्राप्त होते हैं वही उसका वंशानुक्रम, हेरिडिटी कहलाते हैं। वंशानुक्रम क्या कहलाएंगे? माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों को। देखना, केवल माता पिता के गुण नहीं मिल रहे हैं बच्चे को, माता पिता तो माध्यम बन रहे हैं। बच्चे को गुण नाना नानी के भी मिल सकते हैं, दादा दादी के भी मिल सकते हैं, परदादा के भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पूर्वजों के, चाहे मां के पूर्वज हो चाहे पिता के पूर्वज हो, उन सभी के गुण बच्चे तक आते हैं और ये गुण देने का माध्यम कौन बनते हैं? माता और पिता। तो माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के गुण जो बच्चों तक आते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं, उन्हें ही हेरिडिटी कहते हैं। वंशानुक्रम में गर्भधारण के समय से उपस्थित सभी आंतरिक कारक सम्मिलित होते हैं। गर्भधारण के समय ही उसके वंशानुक्रम में कुछ आंतरिक कारक होते हैं और ये सीधे तौर पर व्यक्ति का कद काठी, रूप, रंग इनको प्रभावित करेंगे। वंशानुगत विशेषताएं अपेक्षाकृत अपरिवर्तनशील होती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए हमें अपरिवर्तनशील कहेंगे। वंशानुक्रम पर आधारित जो विशेषताएं होती है, बच्चे का रंग कैसा होगा, बच्चे की कद काठी कैसी होगी, नाक नक्श कैसा होगा, ये सब उसके वंशानुक्रम पर आधारित है और इनमें परिवर्तन होना संभव नहीं है, ये अपरिवर्तनशील होती हैं। तथा व्यक्ति के विकास, मूल स्वभाव और योग्यताओं का निर्धारण करती हैं। व्यक्ति के विकास कैसा होगा, व्यक्ति का मूल स्वभाव कैसा होगा और उसकी योग्यताएं क्या होंगी, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण उसका वंशानुक्रम करता है। इन्हीं तत्वों के द्वारा व्यक्ति की संरचना, यानी व्यक्ति की बनावट, कद, रंग, रूप, इन तत्वों के द्वारा, वंशानुक्रम के तत्वों के द्वारा, वंशानुक्रम के तत्वों के द्वारा व्यक्ति की संरचना, कद, रंग, रूप, बुद्धि, स्मृति, चिंतन और अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्माण होता है। किस बालक की आईक्यू लेवल क्या होगा, किस बालक की स्मरण शक्ति कैसी होगी, उसका चिंतन कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, इन रंग रूप कैसा होगा, कद कैसा होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बच्चों वंशानुक्रम पर। वंशानुक्रम का प्रभाव गर्भाधान के क्षण से लेकर जीवन पर्यंत बना रहता है और ये वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक बना रहता है। माता के रजकण तथा पिता के वीर्यकण, जो फीमेल होती है उसमें रजकण होते हैं और जो मेल होता है उसमें वीर्यकण होते हैं। माता के रजकण तथा पिता के वीर्यकण में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों को जिन्स कहा जाता है, पैतृक कहा जाता है, यानी इनको दोनों को मिला के क्या है, जिन्स कहा जाता है। ठीक है ना। गर्भाधान के समय ये पैतृक यानी जिन्स विभिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। इसी कारण एक ही माता पिता की संतान में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये जिन्स का मिलने का तरीका अलग होता है। इस वजह से एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी अलग अलग विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका की एक नाभि में
डोरों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जो कोशिका होती है और कोशिका जो केंद्र होता है, नाभि होता है, उसमें ऐसा लगता है धागे धागे निकल रहे हैं ऐसे एक, यानी इस प्रकार से होता है, आप देखेंगे तो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार तो जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहा जाता है। देखो एक तो होते हैं जीन्स, जीन्स फिर बनाएंगे गुणसूत्र, ध्यान रखना। तो ये गुणसूत्र इस प्रकार के होते हैं कि एक ऐसा लगता है जैसे कि चूहा सा दौड़ रहा हो, इस प्रकार का क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इनमें असंख्य पैतृक होते हैं। ध्यान रख, एक गुणसूत्र के अंदर बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। गुणसूत्र एक होगा और उस गुणसूत्र में बहुत ज्यादा क्या होंगे, आपके वो होंगे, जीन्स होंगे। इनमें असंख्य पैतृक होते हैं जो वंशानुगत गुणों के वाहक होते हैं, और ये जीन्स ही क्या करते हैं, वंशानुगत गुणों को आगे लेकर जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। गर्भाधान के समय स्त्री की जनन कोशिका डिम्ड यानी डिम्ड और पुरुष की जनन कोशिका शुक्राणु के मिलने से, यानी डिम्ड यानी जिसको हम देसी भाषा में अंडा बोल देते हैं, जिसे कहते हैं महिलाओं में अंडा बनता है, तो डिम्ड बनता है। और ये क्या होती है, जनन कोशिका होती है, यानी कि यही बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है। ये अंडा और शुक्राणु आपस में होंगे, स्पर्म कोशिका। तो ये पुरुष की जो जनन कोशिका होती है उसको स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, और स्त्री की जो जनन कोशिका उसको डिम्ड कहते हैं, यानी कि अंडा कहते हैं। इनके मिलने से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। ये अंडा मिलता है और शुक्राणु मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है, जिसे युग्मनज या जिसे ही हम क्या कहेंगे बेटा, जाइगोट कहेंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट कितना होता है, आप एक ओलपिन देखेंगे, उसका जो आगे का सिरा होता है इतना सा होता है, जब माँ के गर्भ में ठहरता है बहुत सूक्ष्म होता है। और बेटा 9 महीने के आसपास वो जब डिलीवर होता है लगभग 2.5-3 kg का आसपास से होता है, धीरे धीरे होता है। युग्म कहा जाता है। इस विकास से लगभग 280 दिनों के पश्चात शिशु का जन्म होता है, यानी 9 महीने 10 दिन के आसपास इस बच्चे का जन्म होता है 280 दिनों के बाद। प्रत्येक सामान्य यौन कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, ठीक है ना। जोड़े से तात्पर्य क्या होगा, महिला और पुरुष के लगा के 23 महिला के, 23 पुरुष के, 46 हो गए। तो इस पर सामान्य यौन कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो पतले डोरे जैसे होते हैं। डोरे मैंने कहा था पतले धागे की तरह जैसे होते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म कण ही पैतृक कहलाते हैं। ये पहले बात हो चुकी है, गुणसूत्र होंगे और गुणसूत्र में बहुत बड़ी संख्या में क्या मिलेंगे, जीन्स मिलेंगे, पैतृक। और यही वंशानुगतशील गुणों ये वास्तविक बात हो, और ये जीन्स ही है ना, यही वास्तविक रूप से बुजुर्गों के या पूर्वजों के पीढ़ियों के अपने को गुण ट्रांसफर करते हैं। पैतृक यानी जीन्स वास्तविक आनुवांशिक इकाइयां होती हैं। आनुवांशिक इकाइयां देखो, गुणसूत्र नहीं होते हैं। आनुवांशिक इकाइयां क्या होती हैं, जीन्स होते हैं, जेनेटिक यूनिट्स, जो माता पिता से संतान में पहुंचती हैं। माता पिता को ये पैतृक अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, और ये माता पिता की भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। माता पिता को भी कहां से मिली है, उनके पूर्वजों से मिली है। और हम भी ये अपनी प्रॉपर्टी हमारी भी नहीं है, प्रॉपर्टी हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। ये इस प्रकार से चल रहा है। पैतृक अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। पैतृक जीन्स सदैव जोड़ों में कार्य करते हैं, जोड़ों में होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, देखना गुणसूत्रों के जोड़े कितने होंगे, 23। प्रत्येक यौन कोशिका में लगभग 80,000 से 1,20,000 जीन्स की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है, यानी एक यौन कोशिका में। अब इसलिए जब संभोग की क्रिया होती है तब उस टाइम पे कहा जाता है करोड़ों करोड़ों जीन्स एक साथ जाते हैं। तो इसमें लगभग 80,000 से 1,00,000 तो एक यौन कोशिका में होते हैं, ठीक है ना, उपस्थिति का अनुमान लग जाए। कुछ पैतृक जीन्स शारीरिक गुणों जैसे लंबाई, कुछ तो जीन्स क्या करते हैं, शारीरिक यानी लंबाई को, बालों को, आंखों का रंग, नाक नक्श आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो इनमें भी डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। कोई जीन्स तो क्या करेगा, बालों का रंग निर्धारित करेगा, कोई क्या करेगा, लंबाई को निर्धारित करेगा, कोई नाक नक्श को निर्धारित करेगा, यानी अलग अलग जीन्स का काम अलग अलग होता है।
जबकि कुछ मानसिक गुणों जैसे बुद्धि, कलात्मक क्षमता, स्वभाव का निर्धारण करते हैं। कुछ ने ठेका ले रखा है, भाई मेरा ठेका है बुद्धि का, तो बुद्धि के लिए करेगा। कोई कलात्मक क्षमताओं के लिए, कोई स्वभाव का निर्धारण कर। कुछ पैतृक प्रबल इन्हें डोमिनेंट होते हैं। कुछ जिन्स क्या होता है बहुत प्रभाव, और सबको पता है प्रभावी जो होते हैं वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। पैतृक प्रबल होते हैं जो अपने गुणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। भाई जो प्रभावशाली होगा वो अपना स्पष्टता से प्रभाव छोड़ेगा, स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। जबकि कुछ अप्रबल, इन्हें कुछ प्रबल होते हैं, कुछ अप्रबल होते हैं। प्रबल तो अपना स्पष्ट प्रभाव छोड़ देते हैं। कुछ अप्रबल होते हैं जिनके गुण सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी उनके गुण होते हैं लेकिन वो स्पष्ट प्रकट नहीं होते, सुप्त अवस्था में रहते हैं। गर्भाधान के समय प्रत्येक मानव शिशु को माता और पिता दोनों से 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी देखना 23 तो माता से मिलते हैं गुणसूत्र और 23 किससे मिलते हैं? पिता से। इस प्रकार टोटल 46 होते हैं बेटा, लेकिन 23 माता के तो 23 पिता से, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। ये गुणसूत्र ही बच्चे के वंशागतशील गुणों का निर्धारण करते हैं, बल्कि ये इन गुणसूत्रों के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं और वो निर्धारित करते हैं बेटा। इस प्रकार बच्चे की आनुवांशिकता के निर्माण में माता पिता दोनों का समान योगदान होता है। केवल पिता का ही नहीं होता है, केवल माता का नहीं होता है, इनका समान रूप से योगदान होता है, क्योंकि दोनों से ही 23 जोड़े मिलते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते केवल पिता की बच्चा कॉपी है या माँ की कॉपी है, दोनों से मिले उन्हें 23 तो समान अधिकार है, समान योगदान है। गर्भाधान की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी समय बच्चे की 3 प्रमुख विशेषताएं निर्धारित होती हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी 3 विशेषताएं निर्धारित होती हैं। एक तो वंशानुगत स्थायी गुणकोश, हेरिडिटी एंडोमेंट, यानी वंशानुगत स्थायी गुणकोश, यानी उसे अपने पूर्वजों से जो गुण मिले हैं और स्थायी रूप से मिले हैं उसे कहा जाएगा वंशानुगत स्थायी गुणकोश। बच्चे का लिंग भी निर्धारित किस में होगा बेटा? जब गर्भ ठहरेगा तभी। बच्चों की संख्या, एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे, ट्विंस होंगे या 3 बच्चे होंगे, ये 3 चीज जब गर्भ ठहरता है उसी टाइम पे निर्धारित होती हैं। एक तो वंशानुगत स्थायी गुणकोश, एक बच्चे का लिंग और एक बच्चों की संख्या। वंशानुगत स्थायी गुणकोश क्या है उसको समझेंगे। शुक्राणु तथा डिम्ड। शुक्राणु क्या है? पुरुष की जनन कोशिका, जिसको स्पर्म कहते हैं। डिम्ड क्या है? जिसको हमने अंडा कहा था, महिला की जनन कोशिका। शुक्राणु तथा डिम्ड के निषेचित होने को उनका आपस में मिलना, संभोग क्रिया के बाद में जैसे वो मिलते हैं, कौन? डिम्ड और शुक्राणु। पर गर्भस्थ प्राणी अपने माता पिता तथा पूर्वजों से वंशानुगत शील गुण प्राप्त करता है। जैसे ही निषेचित होता है डिम्ड और शुक्राणु, तो जो गर्भ में ठहरने वाला बच्चा है वह अपने पूर्वजों से क्या प्राप्त करता है? अपने पूर्वजों से गुण, वंशानुगत शील गुण प्राप्त करता है। अपने पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है, ठीक है ना। माता तथा पिता की ओर से अलग अलग 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें असंख्य पैतृक जिन्स होते हैं। मैंने कहा उनमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं? जिन्स होते हैं। गुणसूत्रों में गुणसूत्र तो 23 होंगे, 23 माता से 23 पिता से, लेकिन प्रत्येक गुणसूत्र में बेटा बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है बेटा? बहुत बड़ी संख्या में क्या पाए जाते हैं? लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। क्या? प्रत्येक गुणसूत्र में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं क्या? जिन्स, पैतृक का। इन पैतृकों को, जिन्सों के संयोजन में किसी में कम अथवा अधिक प्रबलता हो सकती है। हाँ, कुछ जिन्स मैंने कहा था प्रबल होते हैं जो अपना स्पष्ट प्रभाव छोड़ देंगे। कुछ जिन्स क्या होते हैं? प्रबल नहीं होते हैं, अप्रबल होते हैं, तो वो अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे लेकिन सुप्त अवस्था में छोड़ेंगे, छुपे हुए अवस्था में छोड़ेंगे। गर्भस्थ शिशु में माता या पिता में जिसके पैतृक वंशानुक्रम अधिक प्रबल होंगे, यानी जब बच्चा गर्भ में ठहरा है, अगर माता के जिन्स ज्यादा प्रबल हुए तो माँ जैसा बन जाएगा बेटा बच्चा।
और मान लीजिए पिता के जिन्स ज्यादा प्रबल हुए तो पिता जैसा बन जाएगा, या मतलब माता के कोई जिन्स ऐसे हैं जो ज्यादा प्रबल हैं, यानी हाइट का मान लीजिए माँ वाला प्रबल है तो हाइट तो बच्चे की माँ वाला निर्धारित कर देगा, और मान लीजिए नाक नक्श के मामले में पापा के ज्यादा प्रबल है तो बच्चा नाक नक्श में पिता जैसा बन जाएगा। कहने का मतलब ये उसी शील गुण और विशेषताएं बच्चे में अधिक दिखाई देती हैं जो प्रबल होते हैं। यह पूर्णतः संयोग पर निर्भर करता है, इसमें पहले से फिक्स नहीं है कि ये एक संयोग पर निर्भर करता है कि बच्चे को माता या पिता की ओर से कितने प्रबल पैतृक प्राप्त होंगे। माता से ज्यादा प्रबल जिन्स मिलेंगे या पिता की ओर से ज्यादा प्रबल जिन्स मिलेंगे, इसका हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते, ये एक संयोग की बाई चांस की बात है। एक परिपक्व यौन कोशिका डिम्ड में विभाजन के समय केवल 23 एकल गुणसूत्र होते हैं। जब 23 यानी कि डिम्ड में 23 है, यानी माता की ओर से जो जनन कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 23, तथा इतनी ही संख्या में गुणसूत्र शुक्राणु पाए जाते हैं, और इतने ही पुरुष की ओर से पिता की ओर से 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसकी ओर से? पिता की ओर से। प्रत्येक पैतृक किसी न किसी शील गुण का वाहक होता है, और प्रत्येक जिन्स, मैंने कहा गुणसूत्रों में लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? जिन्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक जिन्स किसी न किसी पूर्वज के शील गुण का वाहक होता है, यानी ट्रांसफर करवाने वाला होता है, किसी न किसी शील गुण से उसका संबंध होता है। ये सभी मिलकर व्यक्ति का पूर्ण वंशानुक्रम स्थायी गुणकोश बनाते हैं, और यही जिन्स मिलकर और बालक का स्थायी क्या बनाते हैं? वंशानुगत स्थायी गुणकोश बनाते हैं। ठीक है ना, माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्र, और गुणसूत्रों में क्या होते हैं? जिन्स होते हैं, और ये जिन्स ही क्या करते हैं? एक स्थायी वंशानुगत गुणकोश का निर्माण करते हैं। एक मिनट रुकिए भाई। हाँ बेटा, हर लोग क्या कहते हैं? गर्भ धारण के पश्चात वंशानुगत स्थायी गुणकोश में गर्भ धारण जब हो जाता है तब हरलोक जी कहते हैं जब बच्चे का गर्भ धारण हो जाता है उसके बाद वंशानुगत स्थायी जो गुणकोश में न तो कुछ जोड़ा जा सकता है न ही घटाया जा सकता है। जैसे ही बच्चा गर्भ में धारण होता है, गर्भ स्थापित हो जाता है, तो जो स्थायी गुणकोश है, वंशानुगत स्थायी गुणकोश यानी बैंक है एक प्रकार का, यूं मान लो, न तो अब इसमें कुछ डाला जा सकता है न निकाला जा सकता है। हालांकि इस अवस्था में गर्भवती माता का स्वास्थ्य, आहार, जन्म पूर्व वातावरण आदि गर्भस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। देखो, स्थायी गुण, वंशानुगत स्थायी गुणकोश में तो कुछ न तो घटाया जा सकता न बढ़ाया जा सकता, लेकिन अगर माता को जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय उसकी माँ को अगर उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ का, उसको सही आहार खान पान दिया जाए और जन्म से पहले एक अच्छा वातावरण दिया जाए तो निश्चित तौर पर उस गर्भ में जो बच्चा है उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा ये चीजें। अतः यह स्पष्ट है कि एक बार गर्भधारण हो जाने पर गर्भस्थ शिशु की विशेषताएं जैसे यौन यानी सेक्स यानी लड़का या लड़की, रंग रूप आदि बदली नहीं जा सकती। जैसे बच्चा गर्भ में ठहर गया तो वो कितने कद का ठीक होगा, कैसा नाक नक्श का होगा, कैसे रंग रूप का होगा, वो सेक्स यानी स्त्री लड़की होगा या लड़का होगा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका वंशानुगत स्थायी गुणकोश स्थापित हो चुका है।
बच्चे का यौन सेक्स कैसे निर्धारित होगा, देखना भाई। गर्भवती स्त्री के सामने यह प्रश्न होता है कि गर्भस्थ शिशु का यौन क्या होगा, और गांवों में तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है कि ये बेटी पैदा कर देती है, बल्कि महिला का बच्चा जो गर्भ में ठहरता है उसका यौन लिंग क्या होगा, इसमें महिला का कोई योगदान नहीं है, पूरा का पूरा योगदान किसका है, पुरुष का है। जीव वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे का यौन निर्धारण कैसे होता है, परंतु इस पर नियंत्रण करना लगभग असंभव है। ये तो पता लग गया है कि भाई यौन का निर्धारण कैसे होता है, लेकिन हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है कि हम चाहकर भी हम चाहें कि लड़का ही पैदा करवाना है, नहीं करवा सकते, या लड़की ही पैदा करवानी नहीं करवा सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये चीज। हाँ, पता जरूर लग गया है कि भाई यौन का निर्धारण कैसे होता है। बच्चे का यौन भी अन्य शील गुणों की भांति पूर्णतः संयोग पर निर्भर करता है। जैसे शील गुण संयोग पर निर्धारित करते हैं, पूर्वजों से मिलने वाले गुण संयोग पर निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार से ये भी सेक्स क्या होगा, यानी लड़की होगी या लड़का होगा गर्भ में, वो भी एक संयोग पर निर्भर करता है। और यह डिंब यानी कि महिला की जनन कोशिका को डिम्ड कहा जाता है, शुक्राणु पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु कहता है। डिम्ड और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, उनके और इस मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन के क्षण निर्धारित हो जाता है। जैसे ये डिम्ड और शुक्राणु मिलते हैं, निषेचित होते हैं, तभी ये निर्धारित हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। मानव की प्रत्येक यौन कोशिका में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। एक मनुष्य है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े में, ठीक है ना, ध्यान रखना। इनमें 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। ध्यान रखना, जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं वो स्त्री में और पुरुष में दोनों में समान होते हैं। केवल एक जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में अलग होता है। स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो स्त्री में तो मान लीजिए बेटा ये होगी फीमेल यानी माता XX, और ये हो गया बेटा मेल यानी पिता XY। अब ये गुणसूत्र मिलेंगे, ये 22 जोड़े वाले नहीं मिलेंगे, 22 जोड़े वाले तो अलग हैं। जो एक जोड़ा गुणसूत्र है वो आपस में मेल करता है निषेचन में। तो मान लीजिए स्त्री में तो दोनों X हैं, इस X के पास आ गया कौन सा, ये मेल का X आ गया, तो क्या हो गया XX, तो लड़की बन गई, क्या जन्म होगा। और मान लीजिए पुरुष का पिता का Y आ गया इस X के पास, तो XY हो गया, तो लड़का पैदा होगा। मान ली ये Y चाहिए इस X से मिले, चाहिए Y इस X से मिले, तो लड़का होगा। और मान ली पुरुष का X चाहिए इस X से मिले, चाहिए पुरुष का X इस X से मिले स्त्री वाले से, तो लड़की होगी। अब बताओ लड़का पैदा करने लड़का होगा या लड़की होगा, ये निर्धारित पुरुष का शुक्राणु करता है। महिला के पास तो दोनों ही बेचारी के पास क्या है, जो गुणसूत्र में जोड़े में दोनों ही क्या है XX है। अब पुरुष का X आ जाता है तो लड़की पैदा हो जाती है, उससे मिल जाता है, और पुरुष का Y आ जाता है तो लड़का पैदा हो जाता है। तो दोषी तो कौन होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। और इन 3 गुणसूत्रों में पुरुष और स्त्री दोनों समान होते हैं, जबकि एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो दोनों में भिन्न होता है। स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, एक जोड़ा ही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और लिंग गुणसूत्र में स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। परिपक्वन प्रक्रिया के दौरान यौन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े टूट जाते हैं। जैसे जैसे परिपक्वता होती है तो ये जोड़े टूट जाते हैं, यौन कोशिकाओं के गुणसूत्रों के जोड़ टूट जाते हैं। प्रत्येक में 23 एकल गुणसूत्र रह जाते हैं। स्त्री के डिम्ड में सदैव X गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष के शुक्राणु में X तथा Y में से कोई एक होता है, ठीक है ना। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु डिम्ड यानी ये पुरुष का होगा, शुक्राणु जहां से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी ये पुरुष का गुणसूत्र है, डिम्ड यानी महिला,
महिला के एक्स से निषेचित करता है। पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिलता है तो लड़की, तो एक्स एक्स युग्मज बनता है। तो जो युग्म बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स। तो लड़की का जन्म होता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, यानी ये वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी पुरुष का वायु डिम्ड से, डिम्ड कैसा होगा, डिम्ड तो हमेशा एक्स से होगा, डिम्ड एक्स यहां लिख देता हूं, डिम्ड एक्स से निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मज बनता है और लड़के का जन्म होता है। अत्याधुनिक अनुसंधानों में गुणसूत्र क्रियान्वयन तकनीकी क्रोमोसोम मैनिपुलेशन टेक्निक द्वारा यौन चयन की संभावना बताई गई है। कही गई है कि हम क्रोमोसोम्स को क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसी तकनीक विकसित करें कि यौन चयन कर सकते हैं। जापान के प्रोफेसर याची हिजुका एवं प्रोफेसर हिदेओ मोरी के अनुसार एक्स और वाई गुणसूत्रों को अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथक कर कृत्रिम गर्भधारण करवाया जा सकता है, ऐसा माना गया है। कुछ शोधों में भोजन, सहवास समय, यानी जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, समय पे भी डिपेंड करता है। आयुर्वेदिक विधियों द्वारा यौन चयन के दावे किए गए हैं, परंतु ये पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माने जाते। ऐसे दावा किए जाते हैं लेकिन ये प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। यानी आप तो यही मानो ये संयोग पर निर्भर करता है। अब तीसरा बच्चों की संख्या, यानी बच्चे गर्भ में कितने बच्चे ठहरेंगे ये देखिए। बच्चों की संख्या भी गर्भ धारण के समय ही निर्धारित हो जाती है। सामान्य स्त्रियां एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती, ज्यादातर ऐसा ही होता है, एक समय में स्त्री एक ही बच्चे को जन्म देती है, पर कई बार देखने हो तो ट्विंस को भी जन्म देती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है 3 बच्चों को, जिसे एकल जन्म कहा जाता है। यानी एक बच्चे का जन्म दिया जाता है तो एकल जन्म यानी सिंगल कहा जाता है। कभी कभी एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है जिसे बहुजन्म मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। एक से अधिक बच्चों को जन्म दिया जाता है उसे मल्टीपल बर्थ कहा जाता है, यानी बहुजन्म कहा जाता है। बहुजन्म युग्म यानी जैसे ट्विंस या त्रियुग्म, ट्रिपल्स, चतुष्क तथा पंचक के रूप में हो सकता है। कई कई महिलाएं 4 बच्चों को जन्म देती हैं और कुछ कुछ ऐसा भी देखने को 5-5 बच्चों को भी जन्म एक साथ दे देती हैं। इन सभी को ही बहुजन्म कहा जाएगा। चाहिए एक से अधिक बच्चों को जन्म देगा बहुजन्म कहा जाएगा। समरूप आइडेंटिटी ट्विंस, बहुजन्म भी 2 प्रकार का होता है, एक समरूप आइडेंटिटी ट्विंस और एक असमरूप ट्विंस, यानी एक जैसे। समरूप यानी एक जैसे, 2 बच्चे पैदा कर रही है महिला, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दिखने में, बैठने में, नाक नक्श में, कद काठी में, सब में, से तो कहा है समरूप ट्विंस। और ट्विंस तो है यानी 2 बच्चों को जन्म दिया जा रहा है लेकिन दोनों बच्चे दिखने में अलग अलग से हैं, उसे असमरूप ट्विंस कहा जाता है। समरूप जुड़वा बच्चों का जन्म एक ही निषेचित युग्मज जाइगोट के विभाजन से होता है। एक ही युग्मज है, उसका विभाजन हो गया, उसकी वजह से वो 2 बच्चे बन गए तो एक जैसे ही बनेंगे। इनके शारीरिक मानसिक गुण तथा यौन समान होते हैं। असमरूप जुड़वा बच्चों का जन्म तब होता है जब एक ही मासिक चक्र में 2 डिम्ड अलग अलग शुक्राणु से निषेध हो। और ध्यान रखना, असमरूप जो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं कि एक ही मासिक चक्र, महिला का जो मासिक चक्र होता है उसमें दो अंडे आ जाते हैं और ये 2 अंडे, 2 डिम्ड क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु से निषेचित हो जाते हैं। तो अंडे अलग अलग हैं तो बच्चे तो गर्भ में 2 ही ठहरेंगे भाई, लेकिन उनकी विशेषताएं, रंग रूप, नाक नक्श अलग अलग होंगे। और मान लीजिए अंडा एक था और अंडा टूटकर 2 भागों में हो गया और उन दोनों भागों से पुरुष का शुक्राणु मिल गया, निषेचित हो गया, तो अब बच्चे तो 2 होंगे लेकिन वो दोनों एक जैसे होंगे, बसंतरीय। इनमें शारीरिक मानसिक समानता कम होती। अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि रंग, कद, आंखों व बालों का रंग, बुद्धि, मानसिक योग्यताएं तथा कुछ
मानसिक विकार जैसे मनोविदलता वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। कुछ रोग एवं लक्षण जैसे प्रधानता, ये भी वंशानुक्रम से मिलते हैं भाई, रोग वगैरह। गंजापन, अंगुलियों की असामान्यता, मधुमेह जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, यौन सैलंगी विशेषताएं हैं, ये लक्षण इन्हीं गुण नियंत्रित होते हैं एवं यौन निर्धारित करते हैं। न केवल माता पिता से हमें भाई पूर्वजों से केवल गुण मिलते हैं, कुछ बीमारियां भी मिलती हैं। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण कारक। अब तक हमने क्या पढ़ा है भाई? विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम के कारक, आनुवांशिक कारक। अब दूसरे पढ़ रहे हैं वातावरणीय कारक। व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास को वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण भी प्रभावित करता है। उसके शारीरिक विकास को और मानसिक विकास को न केवल वंशानुक्रम ही प्रभावित करता है, बल्कि वातावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं। वातावरण मुख्य दो प्रकार का होता है, भौतिक वातावरण, एक मनोवैज्ञानिक। गर्भधारण के समय से ही बच्चे की वृद्धि एवं विकास प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऐसे कारक होते हैं बच्चे के शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जिन पर कुछ सीमा तक नियंत्रण। ध्यान रखना, वंशानुक्रम के जो कारक थे, आनुवांशिक जो कारक थे, उन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते थे, लेकिन वातावरणीय कारक ऐसे हैं उन पर कुछ हद तक हम नियंत्रण कर सकते हैं। जन्म से पूर्व वातावरण, प्री पेरेंटल एनवायरनमेंट, यानी बच्चा जब डिलीवर होता है उससे पहले माँ के गर्भ में 280 दिन के आसपास माँ के गर्भ में रहता है, तो उस समय हम कैसा वातावरण देना चाहिए और वो वातावरण कैसे बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। गर्भधारण तथा जन्म के समय, जन्म के मध्यकाल में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक जन्म पूर्व वातावरण की रचना करते हैं। देखिए, बच्चा गर्भ में ठहर चुका है और 280 दिन के बाद में डिलीवरी, इसकी बीच अवधि में शिशु की विकास को प्रभावित करने वाले से कारक होते हैं, और ये कारक क्या करते हैं? जन्म पूर्व वातावरण का निर्माण करते हैं, जन्म पूर्ण वातावरण करते हैं। माता का स्वास्थ्य, अब बच्चे की विकास को प्रभावित करेगा माता का स्वास्थ्य। अगर वो बीमार रहती बहुत ज्यादा, तो देखना बच्चा भी दुबला पतला सा, कमजोर, मानसिक स्थिति वाला पैदा हो। और बच्चे की माँ बिल्कुल स्वस्थ रहती है, प्रफुल्लित रहती है, हंसमुख रहती है, देखना बच्चा का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो यानी माता का स्वास्थ्य भी, जब गर्भकाल में बच्चा होता है उस समय माता का स्वास्थ्य कैसा होता है, वो सीधे तौर पर इफेक्ट प्रभावित करता है किसको? बच्चे को। संतुलित एवं पोषक आहार, उस महिला को आहार कैसा मिल रहा है, भोजन कैसा मिल रहा है, कुपोषण की शिकार तो नहीं है, देखना कि और एक उसे संतुलित मिल रहा है और पोषक तत्वों वाला आहार मिल रहा है, तो अच्छा है। आदि बच्चे के सामान्य विकास को प्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे। गर्भवती महिलाओं द्वारा धूम्रपान तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बच्चा उनके गर्भ में है और वो नशा करती हैं, धूम्रपान करती हैं, बीड़ी सिगरेट पीती हैं या दारू वगैरह पीती हैं, अल्कोहल लेती हैं या ड्रग्स लेती हैं, बेटा उनका सीधा बच्चे की स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बच्चे की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल ये प्रभाव सकारात्मक नहीं पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा। उत्तम अगर आहार दिया जाएगा, संतुलित पोषक आहार दिया जाएगा, बच्चे का ग्रोथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और अल्कोहल वगैरह धूम्रपान किया जाएगा, बच्चा प्रभावित होगा लेकिन नकारात्मक रूप से क्या हो, उसका विकास उतना नहीं हो पाएगा। यह प्रभाव केवल जन्म तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि बाल्यावस्था से लेकर वयस्क, और ये प्रभाव माता ने अल्कोहल वगैरह लिया है, धूम्रपान, बच्चे के जन्म तक ही उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि उस
बाल्यावस्था देगा। गर्भवती माता की बीमारियों के कारण बच्चों के शारीरिक अंगों की बनावट, अगर माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, उसके शरीर के अंगों की, किसके शरीर के अंगों की, तो गर्भ में ठहरा हुआ बच्चा है उसकी, गर्भस्थ शिशु के शारीरिक अंगों की बनावट में असामान्य विकास भी देखा गया है। पोषण तथा तीव्र संवेगात्मक तनाव, अगर कुपोषण की शिकार है और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, तीव्र संवेगात्मक तनाव बच्चे में शारीरिक अथवा मानसिक विकार उत्पन्न कर, कई बार देखते हैं ना बच्चे मंद बुद्धि के पैदा होते हैं, माँ बहुत ज्यादा टेंशन में रही होगी या कुपोषण कर रही होगी, तथा नाड़ी संस्थान नर्व सिस्टम में भी क्षति पहुंचा, नर्व सिस्टम हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको भी हानि पहुंच सकती है अगर उसे बहुत ज्यादा तनाव में रहती है या कुपोषण। जन्म का प्रकार, काइंड ऑफ बर्थ, अब देखते हैं। सामान्य जन्म, नॉर्मल डिलीवरी, एक तो होती नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि भाई जो महिला के जनन अंग हैं उनके माध्यम से, योनि के माध्यम से डिलीवर है ना। और एक होता है बेटा जब वो किसी कारण से बच्चा योनि द्वार से बच्चा बाहर नहीं आ सकता है, ऑपरेट करके उस पेट को चीर कर और फिर बाहर निकालना से हम कहेंगे असामान्य या सिजेरियन, सिजेरियन कहेंगे। बच्चे के समायोजन की दृष्टि से सबसे अधिक अनुकूल माना जाता है, यानी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो बच्चा आगे जाके उसको एडजस्ट करने की या समायोजन करने की या अनुकूलन करने की क्षमता उसमें जा। गर्भाशय में बच्चे की असामान्य स्थिति कई बार जन्म प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। कई बार सामान्य रूप से बच्चे का जन्म नहीं होता नॉर्मल, ऐसी स्थिति में बच्चे को बाहर लाने के लिए यंत्रों में औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, यंत्रों का उपयोग करना पड़ता है और औषधि दवाई देने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी शल्य क्रिया, सिजेरियन, मैंने ऑपरेशन कहा, सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा माता का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अगर दवाई दी जाती है या सिजेरियन किया जाता है तो इसका सीधा असर बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सामान्य रूप से जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा ऐसे बच्चों में समायोजन संबंधी समस्याओं की संभावना अधिक होती है, यानी इनमें अनुकूलन या समायोजन करने की क्षमता कम पाई जाती बालक होते हैं, और जो बालक नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं समायोजन की क्षमता इनकी तुलना ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार प्रसव के समय, यानी डिलीवरी के समय माता को ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर बच्चे में मस्तिष्क आघात, ब्रेन डैमेज की संभावना, जब बच्चे को माँ डिलीवर कर रही है, इसी कारण तो आजकल क्या कहा जाता है बच्चे की डिलीवरी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था, क्योंकि डिलीवरी जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है और माँ के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, इसका सीधा असर किसके ऊपर, बच्चे के मस्तिष्क पर है, ब्रेन आघात आ जाता है, प्रकार से ब्रेन डैमेज हो जाता है की संभावना रहती है। माता पिता से संबंधित प्रभाव, इफेक्ट रिलेटेड टू पेरेंट्स, माता पिता तथा परिवार का वातावरण बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, खास तौर से सामाजिक, बच्चे के माता पिता का और उसके परिवार का कैसा वातावरण है, यह सीधे तौर पर बच्चे को प्रभावित करता है। ध्यान रखना, खासतौर से सामाजिक विकास को तो सीधे तौर पर करता ही है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी उस जिस परिवार में बच्चा रह रहा है उसमें मेंबर्स की संख्या कितनी है, पालन पोषण की विधि, यानी बच्चों की परवरिश करने की विधि कैसी है, माता पिता का व्यवहार कैसा है आपस में भी और बच्चे के प्रति भी, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, समाज में उनका क्या स्थान है, आर्थिक रूप से वो कितने सक्षम है, गरीब है या अमीर है, निवास स्थान गांव या शहर में है, तथा शिक्षा स्तर आदि महत्वपूर्ण कारक है। यानी उस परिवार का शिक्षा का स्तर कैसा है, उस परिवार का सामाजिक स्तर कैसा है, उस परिवार की आर्थिक स्थिति, वह परिवार
गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, उस परिवार में कितने मेंबर हैं, और माता पिता की आपस में बॉन्डिंग कैसी है, माता पिता की बॉन्डिंग के साथ साथ वो बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, कि पालन पोषण करने की विधि कैसी है, पेरेंटिंग मेथड कैसा है, ये सारी चीजें वाले बालक के विकास को प्रभावित करने वाली। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि अत्यधिक कठोर, दंडात्मक एवं प्रभुत्वपूर्ण माता पिता के बच्चों में आक्रामकता, यानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता लगा है कि जो बहुत अधिक कठोर माता पिता होते हैं, बहुत अधिक दंड देते हैं, बात बात पर बच्चों को दंड देते हैं, और प्रभुत्व वाली यानी हर चीज पर अपना अधिकार, जो भी करोगे हमसे पूछ कर करोगे, ये माता पिता कहते हैं, तुम अपने मन से कुछ नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस प्रकार के जो माता पिता होते हैं के बच्चे हमेशा आक्रामक होते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है उन बच्चों में, बच्चे आक्रामक होते हैं और व्यवहार संबंधी उनमें समस्याएं पाई। वहीं अति संरक्षण से बच्चों में अत्यधिक आश्रितता, देखो क्या होता है, लेकिन दूसरे माता पिता ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों नहीं नहीं बेटा तू ये मत कर, बेटा लग जाएगी मैं कर देता हूं, हाँ नहीं नहीं बेटा आप टेंशन मत लो, हम है ना, माता पिता है ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा प्रोटेक्टिव अगर माता पिता है तो भी गड़बड़ है, वहां बच्चा क्या है, आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा और वो पूरी तरह डिपेंड अपने आप को दूसरे पे मानेगा, आश्रित मानेगा दूसरे। तो क्या करना चाहिए, माता पिता को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए बच्चों के प्रति, पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव संरक्षणवादी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ हम ही करें। बच्चों को थोड़ा थोड़ा टास्क देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम देना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए, और बहुत ज्यादा बच्चों को दंड भी नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा बच्चों के प्रति कठोर भी नहीं बनना चाहिए। तो यह है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, बच्चों की वो पेरेंटिंग सही होती है। अत्यधिक आश्रितता आ जाएगी, भीरूपन विकसित हो जाता है, डरपोक बच्चे बन जाते हैं अगर माता पिता अति संरक्षणवादी होते हैं, बहुत अधिक प्रोटेक्टिव होते हैं। तो इसके विपरीत प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवहार वाले माता पिता, प्रजातांत्रिक का मतलब है कि बीच का रास्ता, यानी प्रभुत्ववादी भी नहीं हो, दंडवानी, बच्चे को सुने, बच्चे को अवसर दे काम करने के, तो वो प्रजातांत्रिक कहलाएगा। प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवहार वाले माता पिता के बच्चे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, सामाजिक तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ये ज्यादा सामाजिक होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बनते हैं। भग्न परिवार, भग्न परिवार किसे कहा जाता है, जो परिवार टूट जाता है, यानी माता और पिता तलाक ले लें। भग्न परिवार तलाक, अलगाव या किसी एक अभिभावक की मृत्यु, यानी माता पिता में से या तो मां मर जाए या पिता मर जाए, एक मर जाए, या माता पिता दोनों अलग हो जाए, तलाक ले लें, उसे हम भग्न परिवार कहेंगे। भग्न परिवार में टूटा हुआ परिवार का बच्चों के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, कई बार गांव में कहते हैं पति पत्नी में नहीं बनती हैं लेकिन साथ रहते हैं, का मानना है कि हम अलग हो जाएंगे तो इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों के विकास पर पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों का नैतिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिन टूटे हुए परिवार हैं उनके बच्चों, जिससे असुरक्षा, बाल अपराध तथा समाज विरोधी व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। परिवार का आकार भी विकास को प्रभावित करता है, परिवार छोटा है या बड़ा है यह भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। छोटे परिवार में अति संवेगात्मक लगाव से समायोजन की समस्याएं उत्पन्न हो, छोटा परिवार होता है उसमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, इतना ज़्यादा लगाव भी ठीक है नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा परिवार, बहुत बड़ा परिवार होता है उसमें संवेगात्मक लगाव कम होता है तो गलत होता है। तो परिवार न तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए न छोटा होना, जबकि बड़े परिवार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक अंतःक्रिया का विकास अधिक होता है। माता पिता का व्यवसाय एवं शिक्षा स्तर बच्चों के बौद्धिक विकास
माता पिता का व्यवसाय क्या है, माता पिता की शिक्षा का स्तर क्या है, वो बच्चों के बौद्धिक विकास, प्रशिक्षण तथा सामाजिक स्वीकार्यता को प्रभावित करता है। जिस माता पिता के दोनों ही माता और पिता लगे हुए हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, उस बालक को समाज में ज्यादा स्वीकार्यता मिलती है। संस्थागत लालन पालन से संबंधित, कई बार माता पिता की मृत्यु या अन्य कारणों से बच्चों को अनाथालयों या बाल गृहों में भेज दिया जाता है। भाई कोई भी कारण हो, एक कारण तो होता है माता पिता दोनों मर गए तो बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया, या किसी और कारण से भी माता पिता अलग हो गए दोनों और न माँ अपने साथ बच्चों को रखना चाहती है न पिता रखना चाहता है, तो भी अनाथ आश्रम में कारण कोई भी हो, बच्चों को बाल गृह या अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। इन संस्थाओं, अब इनका लालन पालन कौन करेगा, ये संस्थाएं करेंगी। इन संस्थाओं का वातावरण, वहां के कर्मचारी तथा साथी बच्चों का प्रभाव बच्चे के संपूर्ण विकास पर पड़ता है। अब अगर वो घर में, अगर बच्चे लालन पालन नहीं हो रहा है, इन संस्थाओं में हो रहा है, बाल गृहों में हो रहा है, अनाथालयों में हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि जिस वह अनाथालय में रह रहा है उस अनाथालय का वातावरण कैसा है, वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, वहाँ के रहने वाले साथी बच्चे कैसे हैं। अगर ये वातावरण अच्छा हुआ तो बच्चों का सही ढंग से विकास होगा, और ये वातावरण खराब रहा विकास नहीं होगा। अधिकांश मामलों में संस्थागत लालन पालन से बच्चों का संवेगात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास बाधित होता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ज़्यादा अच्छा नहीं होता भावनात्मक रूप, इसलिए उनका संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास बाधित हो जाता है। इन प्रतिकूल प्रभाव, व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध स्वस्थ रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं और बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक जो संबंध हैं वो सही ढंग से हेल्दी रूप में विकसित नहीं होते हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका रुक जाता है। सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव, अब ये हम वातावरणीय कारक पढ़ रहे हैं विकास को प्रभावित करने वाले। पांचवा है सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव। किसी समाज के रीति रिवाज, हर समाज के रीति रिवाज अलग होते हैं, मूल्य अलग होते हैं, आदर्श अलग होते हैं, परंपराएं अलग होती हैं, मूल्य, सामाजिक मापदंड, जीवन शैली उसकी संस्कृति कहलाते हैं। हर समाज की संस्कृति अलग है, भारतीय समाज की अलग है, अमेरिका की अलग है, जापान की अलग है, या भारत में भी अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों की संस्कृति। जो समाज है उस समाज के रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगी, मूल्य होंगे, सामाजिक मापदंड होंगे, जीवन शैली होगी, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाएगा, उस समाज की संस्कृति। और हर समाज की संस्कृति बालक के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। संस्कृति बच्चों की अभिव्यक्तियों, यानी जैसी संस्कृति होगी वैसे बच्चों की एटीट्यूड बनेगा, अभिव्यक्ति बनेगी, धारणाएं बनेंगी। सामाजिक व्यवहार, उसका सामाजिक सोशल बिहेवियर भी किस पे डिपेंड करेगा, उनकी संस्कृति करेगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कर अभिव्यक्तियों, ध्यान रखना, कोई बच्चा किसी के घर पे जाओगे बड़े आदर से आपको नमस्कार करेगा, क्योंकि उस समाज की संस्कृति है। अगर उस वहाँ के जीवन शैली अलग होगी उस समाज की, किसी के घर में जाओगे तो न तो बच्चे नमस्कार करेंगे और आपकी मजाक उड़ाएंगे। वहाँ की जीवन, हर समाज की जीवन शैली, सामाजिक मापदंड, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं अलग होती हैं, और उन संस्कृति में ही बच्चा बढ़ता आगे विकास होता है, तो वो सीधे तौर पर बालक के सामाजिक व्यवहार के ऊपर तो सीधे पर इफेक्ट डालते हैं। संस्कृति के माध्यम से बच्चों को विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे आक्रामकता एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान का प्रशिक्षण, इस संस्कृति के द्वारा ही जो उसकी कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं हर बालक की, जैसे आक्रामकता और व्यवहार से संबंधित समस्याएं होती हैं, इनका समाधान करने की शिक्षा किससे मिलती है, संस्कृति। अगर संस्कृति अच्छी है तो बालक के व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं का निराकरण हो जाएगा। परिवर्तनशील संस्कृति, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का प्रभाव न केवल बच्चों बल्कि वयस्कों के विकास पर भी पड़ता है। अगर संस्कृति परिवर्तनशील है, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही है, शहरीकरण का प्रभाव सीधे तौर पर न केवल बच्चों पर बल्कि अडल्ट व्यक्तियों पर भी पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप पारिवारिक संबंधों और परिवार की पहचान को भी
प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की स्थिति या पारिवारिक संबंध भी ये प्रभावित करता है संस्कृति। तो साथियों, ये थे आज हमने पढ़ा विकास का अर्थ क्या है और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद साथियों।